चले जी। अच्छा देखिए, अब हमने जो है वो यहाँ तक सब साथ हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। परफेक्ट है। देखिए, अब इसके बाद में तलहा के अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ और केसेस जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो ऐसे ही हम करते हैं कि इसके अंदर कुछ और केसेस को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। चलें, अब करके बताएं, अब आप क्या समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम जो है वो ट्रीट कर रहे हैं एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, अब जल्दी से अटेम्प्ट करें, 1 मिनट है आपके पास, और मुझे बताएं कि अब किस तरह से इसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अब इस केस के अंदर जब आपके पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बात बड़ी क्लियर जो है वो इसके अंदर, ये मुझे बताएं इसका सबका सम कितना बन रहा है। तो ये बन जाएगा 4066,490। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गई, ये टैक्सेबल इनकम हो गई ना आपके पास। लेकिन उसने कहा कि जब भी आप ईओपी की बात करेंगे तो आपके पास जो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है आप उसको क्या कर दें, आप उसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक पे तो रेट वैसे ही कम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसे रेट पर्पजेस के लिए क्यों लेके जाएंगे। तो हमने कहा भाई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम तो आप इसमें से हटा दें। ये मैंने 1 मिलियन इसमें से हटा दिया। तो वंस अगेन हमने कहा मेरे पास जो डिफरेंशियल बचा वो कितना बचा, वो बचा 3066,490। ठीक है, अब मेरे पास ये बचा। अब मैं क्या करूं, अब मैं लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी, एक तो आपके पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे हो जाएगी, और एक आपकी अदर्स के ऊपर होगी। तो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे होगी वो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटी आ रही है, 60,000 की आ रही है। अच्छा, जब मैं अदर्स की बात करूंगा तो अदर्स के ऊपर लाइबिलिटी कैसे आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अदर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे पास ये केस कौन सा है। ठीक है, ये केस है नॉन सैलरीड का। कैसे पता चला कि आपके पास सैलरी तो है ही नहीं, तो ये नॉन सैलरीड का केस। टेबल किस पे अप्लाई करूंगा, टेबल अप्लाई करूंगा इनके ऊपर। ठीक है, तो जब मैं इनके ऊपर टेबल अप्लाई करूंगा तो मेरे liability कितनी आ रही थी, मेरे पास 623। लेकिन इसमें तो एग्जाम शेयर ऑफ एओपी भी इंक्लूडेड है, तो मैं क्या करूं, मैंने कहा इसको आप एक 623 इंटू
आपके पास जो ये वाली कंपनी का भाई, आपके पास ये जो कंप्यूटेशन हुई, इससे आपकी लाइबिलिटी कितनी आ गई, इससे आ गई 176,512। तो अगर मैं अपनी टोटल लाइबिलिटी की बात करूं तो मेरे पास कितनी, आपके पास टोटल लाइबिलिटी कितनी आ गई? ठीक है, आप इसमें सम कर दें। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आपके पास 176 प्लस 16, 236,512, ये मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। सब मेरे साथ है यहाँ तक? सब साथ है यहाँ तक? परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर ये सेकंड केस हुआ, इसको जरा और आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, और थोड़ा सा इसको इसके अंदर जो है वो चीजें ऐड ऑन करते हैं। अब आपके पास जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, विच इज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, कितनी है? हमने कहा भाई 1 मिलियन की है। ठीक है। अच्छा, और क्या है आपके पास? और है आपके पास शेयर ऑफ एओपी। वो कितना है? वो है 166,490। ठीक है। अब बताएं अब क्या पोजीशन बन रही है? तो अब मैं यहाँ पे जब टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करूंगा तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ कितनी रही है? मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाती है 266,490। अच्छा, अब क्या करूं? इसमें से मैं क्या कर दूं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम माइनस कर दूं। तो जब मैंने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम माइनस कर दिया तो मेरा डिफरेंशियल बचा 1,666,490। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंशियल बच गया। अच्छा, मैं क्या करूंगा अब? मैं इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी ब्लॉक ऑफ इनकम और अदर्स। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम तो क्लियर है, मैंने कहा भाई इसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई 60,000 की। अदर्स पे कैसे करूं? क्योंकि अदर्स पे कंप्यूट करने के लिए टेबल की सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि यहाँ पे कुछ हो। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो आपके पास सिर्फ जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर ये मैं कह भी दूं कि भाई आपके पास किस तरह से आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, तो पहली बात। दूसरी बात कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो वैसे ही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लेके चले गए, तो आपके पास यहाँ पे कुछ और है ही नहीं। ठीक है, करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर जब आपके पास शेयर ऑफ यूपी के अलावा कोई नॉर्मल रेट्स पे टैक्स होने वाली इनकम ना हो तो अदर्स के ऊपर लाइबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी। तो आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 60,000 की हो गई। मेरे साथ है यहाँ तक? देखिए, मैं सभी सभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास में अगर रिपीट ना करवाया जाए, आप इसको अलग से भले उसमें पोर्टल पे सुन लें। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो ये एडिशनल में केसेस आपको करवा रहा हूँ डिफरेंट, ताकि एग्जामिनर देखें इस तरह से पूछता नहीं है, लेकिन हमें हर एस्पेक्ट से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा तो हम शायद ज्यादा प्रैक्टिस ना कर पाए। एनीवेज, मैं लास्ट टाइम आपके लिए जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, सुनेंगे। देखिए, आपने जो है वो यहाँ पे हमने ये बात की। देखिए, हमने यहाँ पे ये बात की, हमने कहा कि देखें, आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 1 मिलियन का, शेयर ऑफ यूपी है इतना। ठीक है, आपके पास अमाउंट कितनी हो गई? इसमें से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे तो वैसे ही ये केस अप्लाई नहीं होता। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तो रेट्स डिफरेंट है, उस पर आप यूपी के साथ एड ऑन तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा भाई आपके पास नेट अमाउंट इतनी आ गई। अच्छा, ये अमाउंट है कि कौन सी? ये अमाउंट तो खुद इसकी अमाउंट है। ठीक है, तो आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे तो 60,000 निकाल लिया। अदर्स के लिए क्या जरूरी है? अदर्स के लिए जरूरी है कि यहाँ पे शेयर ऑफ यूपी के साथ कोई और इनकम हो तो टेबल की सिलेक्शन होगी ना। जैसे यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस था, ठीक है, तो आपने टेबल की सिलेक्शन की। यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस था तो आपने टेबल की सिलेक्शन की। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो अब इस पे सैलिड केस होगा, नॉन सैलिड केस होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं सिर्फ इसके ऊपर देखते हुए नहीं कर सकता? नहीं, ये तो रेट पर्पजेस के लिए होता है। ये तो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसमें ऐड होने के बाद लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। तो आपके पास तो कोई एग्जिस्टिंग अमाउंट है ही नहीं। ठीक है,
तो आप किस तरह से करेंगे? तो ये तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई कहता है, मैं सिर्फ अजम्पशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई कहता है नहीं सर आप इसी को ले लें 1,666,490 को ले लें, मैंने मान लिया, मैंने कहा चले मैं 1,666,490 के ऊपर लाइबिलिटी कंप्यूट करता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि इसके ऊपर कितनी लाइबिलिटी आ रही है? जल्दी से कोई भी बता दे। ये आ रही है लाइबिलिटी 140,019, ठीक है, ये लाइबिलिटी आ रही है, अजहर ने बताया। अच्छा, अब अब मैंने कहा कि ठीक है ये लाइबिलिटी किस पे आ रही है? तो शेयर ऑफ ईओपी पे आ रही है, तो शेयर ऑफ ईओपी पे तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका होता है। तो अब आप क्या करेंगे? आप इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए मेरे पास दूसरी इनकम कितनी है? जीरो। जीरो इंटू क्या करूं? जीरो डिवाइडेड बाय क्या? ट्रिप आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है? 1,666,490। तो हमने कहा भाई ये तो जीरो ही आएगा ना फिर, ठीक है, जीरो ही आएगा ना। आपके पास कोई और इनकम तो है ही नहीं। आप करते क्या थे? आप शेयर ऑफ ईओपी को दूसरी इनकम के साथ मिला के रेट अप्लाई करते थे, ठीक है। तो जब आप मिला के रेट अप्लाई करते थे आपके पास एक अमाउंट आती थी, फिर उस अमाउंट के अंदर से जो एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी की लाइबिलिटी होती थी वो हटा देते थे। तो वो अमाउंट बचती थी कि जो प्योरली इस इनकम की होती थी। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया? हमने यही तो किया कि आपके पास 3066 आया 490, हमने लाइबिलिटी कंप्यूट की। इस लाइबिलिटी के अंदर मैंने कहा ये दोनों के ऊपर टैक्स आ गया है, जबकि 1,666 पे तो टैक्स दे चुके हैं। तो हमने क्या किया? हमने 1.4 डिवाइडेड बाई ए किया। तो ये जो लाइबिलिटी है ये रिलेट किससे करती थी? ये सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेट करती थी। तो भाई आपने यहाँ पे लाइबिलिटी तो निकाल ली, ठीक है। अब लेने के बाद इनकम क्या है आपके पास? दूसरी इनकम तो है ही नहीं। अच्छा, इनका मतलब आपके पास है ही नहीं, दूसरी इनकम तो है नहीं। चले मैं कहता हूँ आपके पास लाइबिलिटी है 140,019, ठीक है, लाइबिलिटी है। इनकम कितनी है? इनकम तो कुछ है ही नहीं। तो इससे आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा ना। क्लियर है सब मेरे साथ है यहाँ तक? अच्छा, अब एक और केस, ठीक है। अफनान और वो तो बड़ा सिंपल है। देखिए अफनान और नुमान जो है ना वो सिंपल है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर एंगल से चीजें क्लियर हो। अच्छा, तलहा 4, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, फिर आपके पास है सैलरी, फिर आपके पास है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और फिर आपके पास है शेयर ऑफ एओपी। अच्छा, ये कितनी है? ये मैंने कहा भाई ये है 1 मिलियन। अच्छा, ये कितना है? ये मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2.5 मिलियन है। अच्छा, ये कितना है? ये है 1.4 मिलियन। अच्छा, ये कितना है? ये है 1,666,490, ठीक है। अब क्या करेंगे बताएं? तो हमने कहा भाई बहुत सिंपल है, आप क्या करें? आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है आपकी? मैंने कहा भाई इन सबको सम किया तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ रही है 6,566,490, ठीक है। इसमें से क्या कर दें? लेस कर दें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कर दिया भाई लेस, ये 1 मिलियन लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आपके पास जो डिफरेंशियल बचा 5,566,490, ये आपके पास डिफरेंशियल बचा, सही है। अच्छा, अब क्या करें? अब हमने कहा कि आप इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी कैसे करें? हमने कहा भाई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और आपके पास अदर्स, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे कितनी अमाउंट आ रही है? इसके ऊपर आ रही है 60,000 की, ठीक है। और अदर्स पे कितनी आ रही है? हमने कहा भाई अदर्स के केस के अंदर आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि सैलरी, सॉरी, आप क्या करेंगे? आप जो है वो इन दोनों को देखेंगे ना टेबल की सिलेक्शन के लिए कि भाई ये सैलिड केस है या नॉन सैलिड केस। तो मैंने कहा भाई इन दोनों को जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये है नॉन सैलिड केस, ठीक है। अच्छा, नॉन सैलिड केस है। अब आपने तीनों को मर्ज किया और लाइबिलिटी कंप्यूट की, तो लाइबिलिटी कितनी आ रही है आपके पास? ठीक है, आपके पास लाइबिलिटी आ गई 1089947, ठीक है, ये लाइबिलिटी आ गई। ये कैसे आई? ये इन तीनों के ऊपर आई, ठीक है। लेकिन मैंने कहा भाई इन तीनों में तो ये 1,666 भी है, इस पे तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं मैं, ठीक है, तो इस पे तो नहीं दूंगा। तो बाकी अमाउंट कितनी बची? बाकी बची 2.5 मिलियन और 1.4, तो कितना हो गया? 3.9 मिलियन डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट है आपके पास? 5,566,490,
तो ये कितना अमाउंट बचा आपके पास, 823,640। तो इन शॉर्ट आपके पास ये पूरी लाइबिलिटी कितनी आ गई, 883,640। सब साथ हैं यहाँ? 3.9 मिलियन कहाँ से आए भाई, सिंपल है, 2.5 प्लस 1.4। ठीक है, अब सेट है। आगे बढ़े हम। ले लें पिक्चर, ले लें आज के ये 3 केसेस हमने किए ना, इनके पिक्चर्स ले लें, आप पहले पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो ले लें हम। चलें, अब इसके अंदर थोड़ा और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, सुनेंगे सब। ठीक है, अभी खत्म नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है, सुनेंगे सब। भाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? भाई ये बीच में देखें आप, बिल्कुल सही आ रही है आवाज, आप जो है वो बिला वाला टाइम जाया करवा रहे हैं। ठीक है, तलहा डोनेटेड अ लैंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, PKR 1 मिलियन। अब बताएं, अब क्रेडिट कैसे कंप्यूट करूं? चलें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, कौनैन खान ने जो जवाब दिया है वो बस खत्म, आउटस्टैंडिंग जवाब दिया है इन्होंने। उन्होंने कहा भाई फॉर्मूला से कंप्यूट करें आप। ठीक है, क्रेडिट कंप्यूट करना है आप फॉर्मूला से कंप्यूट करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। करके बताएं कौनैन भाई। भाई अमाउंट बताएं मुझे, क्रेडिट कंप्यूट करके बताएं, ये आगे पीछे की बातें नहीं करेंगे, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होगा तो ये होगा तो वो होगा, भाई सब कुछ फुलफिल हो गया, अब अमाउंट बताएं, क्रेडिट कितना आ रहा है? अच्छा भाई, अब इस केस के अंदर हमने कहा भाई बड़ा सिंपल है, आप क्या करते हैं, आप जो है वो टैक्स क्रेडिट कैसे कंप्यूट करते हैं, आप करते हैं A/B/B × C, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ए और बी,
ठीक है, ए क्या होना चाहिए टैक्स लाइबिलिटी, वो कितनी है 176,512। अच्छा, आपके लिए जो इनकम है, मतलब इनकम है वो कितनी है 1.4 मिलियन। ठीक है। अच्छा सी क्या होगा, सी हमने कहा भाई होता है आपके पास लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, जो अमाउंट आपने दिया वो कितना है 1 मिलियन, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है, शेयर ऑफ एओपी को हटाने के बाद वो आपके पास है 1.4 मिलियन। तो कितनी आ जाएगी 750,000 आ जाएगी। चेक करें जरा कितनी आएगी, 1.4 इंटू 0.3, नहीं 420, सॉरी। ठीक है, ये आ रही है 420। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना भाई। ए आपके पास ये आ गया, बी आपके पास ये आ गया, और सी आपके पास विच एवर इज लोअर, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप ए डिवाइड बाय बी इंटू सी करेंगे तो आपके पास टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना शाहरुख, कैसे करेंगे? जैन तनुली साहब कह रहे हैं 30% कहाँ से आया? ये 30% अगर आपने सेक्शन 61 आपको याद हो तो वहां से आया है। फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लेंगे भाई, विच एवर इज लोअर की बेसिस पे लेंगे ना। फेयर मार्केट वैल्यू तो आपके पास 1 मिलियन आ गई, 1 मिलियन इज कंपेयर्ड विथ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड यूपी, एंड 20% इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, तो आपने 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम लिया तो 420 आया, तो 420 और 1 मिलियन कंपेयर हुआ तो लोअर ऑफ क्या है 420 है। फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लेंगे? ये ऐसे ही करेंगे ना अब्दुल वाहिद साहब। यही भाई 523 953 इसी तरह से आ रहा है ना। लेकिन लॉ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बात कहता है, सुनेंगे। लॉ कहता है कि 386,623 और 306, सॉरी 306,6,490। सुनेंगे, बड़ी 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 गौर से बात सुनेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एओपी हो, और ये कब लेंगे, इंडिविजुअल इफ नॉट मेंबर ऑफ एओपी। ठीक है, देखें आपके पास ए क्या था, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट, बी क्या था, टैक्सेबल इनकम। इस बात को मानते हैं? ठीक है, सब मानते हैं। तो होता ऐसे ही है, लेकिन एक सेक्शन था क्रेडिट्स के अंदर, सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या कहता है, सेक्शन 65 कहता है कि तीन तरह के टैक्स क्रेडिट्स के लिए, सेक्शन 61 डोनेशंस वाला, सेक्शन 62 इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और शेयर्स वाला, सुकूक्स वाला, और सेक्शन 63 पेंशन फंड वाला। ठीक है, कहता है कि भाई अगर सेक्शन 65 कहता है कि सेक्शन 65 क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर ये तीन तरह के, ये किसने कह दिया यार, एक तो ये आप पता नहीं अपनी तरफ से ये सेक्शन रिडंडेंट कहां से आ गया बीच में। सुने, ठीक है, सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63। ठीक है, इन तीन सेक्शंस की केस के अंदर जब आप ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी करेंगे, और साथ में इंडिविजुअल जो है वो मेंबर ऑफ एओपी भी है, तो उस केस के अंदर ए डिवाइडेड बाय बी चेंज कर देना। ए डिवाइडेड बाय बी ले लेना टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ एग्जाम शेयर ऑफ एओपी, और बी आपकी टैक्सेबल इनकम ले लेना इंक्लूसिव ऑफ एग्जाम शेयर ऑफ एओपी। मेरे साथ हैं? ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तलहा इस केस के अंदर मेंबर ऑफ एओपी है, तो ये ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता इस केस के अंदर, तो ट्रीटमेंट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो यानी मैं ए डिवाइडेड बाई बी के अंदर वैल्यूज ये वाली लूंगा, और फिर इनमें ये ए हो गया ये बी हो गया। ठीक है, इनको इसको इससे डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किससे करूंगा, सी से। सी क्या है इस केस के अंदर, ये। तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है जरा जल्दी से, टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है? भाई फिर यही आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है यार, 386,623। अच्छा ये आ रहा है, सही है।
2953। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास, ये टैक्स क्रेडिट आ गया। अच्छा, तो टैक्स पेबल कितना आ गया? तो मैंने कहा भाई आप 176 में से अगर ये अमाउंट माइनस कर दें तो आपके पास कितना बच जाएगा? 176,512 माइनस दिस अमाउंट 123,558। ठीक है, वो बाय चांस रेशो सेम आ गए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में बाय चांस रेशो सेम आ गए ना। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा भाई 123,558 ये आपका टैक्स पेबल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अलीजा ने एक सवाल पूछा था कि भाई ये जो 30% का लिमिट होगी इसके अंदर भी क्या चेंज करेंगे हम? ये 30% इंटू टैक्सेबल इनकम किया है आपने, तो टैक्सेबल इनकम ये वाली लें, 3 मिलियन वाली लें या 1.4 वाली लें? ठीक है, तो नहीं, यहाँ हमेशा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आएगी। वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कौन सी वाली है? ये वाली। ठीक है, ये जो पूरी बात की है ये सिर्फ ए डिवाइडेड बाय बी के लिए की है हमने। क्लियर है सब? मेरे साथ है यहाँ तक? मैं एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनेंगे। हमने कहा कि देखें, अगर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ यूपी हो और तीन तरह के टैक्स क्रेडिट्स की बात की जाए, डोनेशंस, लाइफ इंश्योरेंस या शेयर्स, या पेंशन फंड, तो इन तीन के अंदर आप ए डिवाइडेड बाय बी को चेंज कर देना। वो चेंज क्या कर देना? इसमें एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ यूपी का भी इंपैक्ट ले लेना, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में, इनकम का इनकम के अंदर, और मल्टीप्लाई कर देना जो भी लोअर ऑफ की लिमिट है। लेकिन जब आप लोअर ऑफ की लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं और वहां टैक्सेबल इनकम की बात है तो वहां पे एग्जाम्प्ट शेयर ऑफ ईओपी इंक्लूड नहीं होगा, वहां तो जो एक्चुअल है वही होगा। साथ है सब? क्लियर है? परफेक्ट है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी भी पिक्चर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो उधर। अच्छा, ये आपकी क्या यूपी में कंपनी रिलेटेड क्या बात है? कंपनी की तो कोई कंप्यूटेशन आपके कोर्स का है ही नहीं पार्ट, मैम। अब ये जब आपका सिलेबस चेंज होगा ना उसमें आ जाएगी शायद। चलें जी, जल्दी से जो है वो ये आपकी आपकी अपनी स्टडी टेक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस बहुत अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर बिजनेस की जो है वो टेस्ट होंगी, और एओपी का जो है वो पूरा मैकेनिज्म भी टेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जरा इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, एबी एसोसिएट्स का क्वेश्चन है आपका, ये आपकी स्टडी टेक्स क्वेश्चन बैंक के अंदर, इसको वहां से अटेम्प्ट करें, जल्दी से अटेम्प्ट करें, बगैर देखे फिर हम डिस्कशन करते हैं।
देखिए अब आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हम ग्रेजुअली कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपको जो चीज़ें हैं वो कन्वीनियंट लगनी चाहिए, और जो उसका ड्यूरेशन है उससे भी जल्दी अटेम्प्ट होना चाहिए। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। ए बी एसोसिएट्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर टैक्स ईयर, जो भी टैक्स ईयर है हम रूल्स जो है वो लेटेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। AB Associates is an UP registered firm having two partners A and B sorry, sharing profit and loss in the ratio of 60-40 respectively. Profit and loss for the tax year 2017 is as under, ठीक है। आपके पास पूरा इसने बताया, और 269 का नेट प्रॉफिट आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसने दे दिया है। नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है, 269,000। अच्छा, फिर क्या है क्वेश्चन, अल्टीमेटली क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए फॉर द टैक्स ईयर 2017, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इंडिविजुअली हम जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको जरा देख लेते हैं ना। कुछ चीजें आपके पास ऐसी होंगी कि जो क्या होंगी, एड बैक होंगी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम। हमने कहा भाई सबसे पहले सेल्स है विदाउट टैक्स डिडक्शन 2 मिलियन की, ठीक है। फिर परचेजेस है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपको अलाउड है। जो जो डिडक्शंस नॉट अलाउड है उसको हम देख लेंगे। सैलरी टू दी प्रोडक्शन मैनेजर है, हमने कहा कोई इशू नहीं है, तो मिलेगा डेप्रिसिएशन। हमने कहा भाई यहाँ आपके पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, 180,000 का आपके पास ये अमाउंट आ गया। अच्छा, फिर ठीक है, ये हमने देख लिया। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग में अलाउड होंगे। फिर सैलरी टू पार्टनर है, हमने कहा भाई सैलरी तो कभी भी नहीं मिलती। सैलरी टू पार्टनर ए आपके पास 80,000 की, ये एड बैक हो जाएगी। कमीशन हमने कहा ये भी नहीं मिलेगा। टू पार्टनर बी, ठीक है, कितना है आपके पास, 10,000 का, नहीं मिलेगा। इसी तरह से फिर है रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू पार्टनर है, हमने कहा ठीक है, रेंट में क्या इशू है, रेंट के अंदर ट्रांजैक्शन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म की थोड़ी है, वो तो ओनर और टेनेंट वाली ट्रांजैक्शन है, तो ये चीज आपकी एडबैक नहीं होगी। फिर आपके पास है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन है ओन्ड एसेट्स के ऊपर, वो कितना है, 20,000, ये एडबैक कर दिया। हमने कहा भाई ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। इसी तरह से आपके पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है फाइनेंस लीज के ऊपर, वो कितना है, वो है 15,000, ये भी मैंने ऐड बैक कर दिया। रेंट वाली बात मैं रिपीट कर देता हूँ अजय। देखें, रेंट के अंदर हमने कहा कि कुछ सेक्शन 21 के अंदर चीजें हैं जो डिसअलाउड हो जाती है ना, लिखा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को ये चीजें देगी तो हम एड बैक कर देंगे। जैसे आपके पास सैलरी है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रेंट दे, ठीक है, तो रेंट किस बात का दे रही है, इस बात का दे रही है कि पार्टनर ने अपनी कोई प्रेमिसेस पार्टनरशिप फर्म को दी होगी, ठीक है। तो भाई पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर से नहीं लेती तो किसी और से ले लेती। और वैसे भी ये जो ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, ये ओनर और टेनेंट की कैपेसिटी में की है, ये पार्टनर और पार्टनरशिप की कैपेसिटी में तो की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एड बैक नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ लिखा है रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू पार्टनर है, तो ये एड बैक नहीं होगा। ये एड बैक क्यों नहीं होगा, इस रीजन की वजह से एड बैक नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, फिर आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ठीक है। फिर आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं, 2500 के, ठीक है, 2500 के। फिर और आगे बढ़े हम, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा एडवर्टाइजमेंट का कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, हमने कहा भाई प्रोविजन को तो मानता ही नहीं है वो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, 10,000, हमने कहा ये भी आपका एड बैक। फिर एक्सपेंस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, हमने कहा ये अलाउेबल है। अदर एक्सपेंसेस 30,000, ठीक है, फेयर इनफ। आगे बढ़े, हमने कहा भाई सैलरी टू दी प्रोडक्शन मैनेजर, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर के 120,000 से इसका ब्रेकअप बता रहा है, ठीक है। इसके ब्रेकअप से हमें क्या करना है, हमारा तो कंसर्न ही नहीं है इसके ब्रेकअप से, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं हम। लीज रेंटल्स फॉर द टैक्स फॉर द ईयर रुपीज 18,000, तो हमने कहा अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास लीज रेंटल आ रहे हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें से कोई अमाउंट लेस भी होगी, जाहिर है। ठीक है, तो हमने कहा वो जो लेस होगी, ठीक है, इसमें से हमने कहा लीज रेंटल्स कितना है, 18,000 का आपके पास जो है वो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, डिडक्शन। अच्छा, फिर और आगे बढ़ते हैं हम, ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल को देखते हैं हम। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट फॉलोइंग। ठीक है, ये तो 30,000 था, ये कहाँ से आया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी अदर एक्सपेंसेस के अंदर लॉस ऐड हुआ है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंस है, माइनस हुआ है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो इसको एड बैक कर दूं, ऐसे ही है ना। ठीक है, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है आपके पास, 13,000 का। ठीक है, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी ठीक है। ठीक है, रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल्स टू पार्टनर ए 5,000 की, ये एड बैक हो जाएगा। बिल्स टू पार्टनर ए 5,000 का है, ये एड बैक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या करें, हमने कहा कि भाई बिल्स तो आपने ऐड बैक कर दिए ना। इसके बाद, इसके बाद हम देख लेते हैं। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड कितना है, 33,000 नेगेटिव, यानी इसको बेड डेट्स रिकवर्ड जनरली क्या होते हैं, इनकम होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके साथ एक लाइन लिखी हुई है, वो भी पढ़ लें, बेड डेट्स रिकवर्ड बट डिसअलाउड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट इन द प्रीवियस ईयर व्हेन इट वाज क्लेम बाय द, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव लिखा हुआ है एक्सपेंस में, यानी इनकम हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या किया रहा है इसके साथ, बेड डेट्स रिकवर्ड बट डिसअलाउड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट इन द प्रीवियस ईयर व्हेन इट वाज क्लेम्ड एज बेड, जब आपको एक्सपेंस देना था बेड डेट्स का तो आपने दिया नहीं, तो अब जब इनकम बनेगी तो क्या इनकम बनाएंगे आप इनकम भी नहीं बनाएंगे इसे, तो आप क्या कर देंगे इसे, बेड डेट्स, बेड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड कितने हैं, 33,000, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर, अच्छा जी, फिर आपके पास है एनालिसिस ऑफ द लायबिलिटीज रिवील्स दैट द फॉलोइंग अमाउंट्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स, सेक्शन 34 सबसेक्शन 5। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, लायबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस, क्या एडबैक होगा, अच्छा होगा, इस क्यों होगा भाई, ये ट्रेडिंग लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना ये तो। ठीक है, नहीं देखें इसके अंदर, ये तो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि आपने अगर कोई एक्सपेंस क्लेम कर लिया और 3 साल तक, जिस साल में एक्सपेंस लिया उसके अगले 3 सालों में अगर आप पे नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर 4 टैक्स ईयर के अंदर ये एडबैक हो जाता है, तो यही तो बात है। लेकिन एक्सपेंस क्लेम किया हो तो इस केस में एंट्री क्या बनी होगी, लाइबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, यानी परचेजेस पीएनएल के अंदर हिट हुई है, एक्सपेंस लिया है, तो अब जब आपने 3 साल तक पे नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको अलाउ नहीं होगी, ये अलाउ नहीं होगी, ये डिस अलाउ हो जाएगी। अभी लिख लेते हैं, बैंक लोन, बैंक लोन के अंदर क्या होगा, क्या ये एडबैक होगा, क्यों उमैमा क्यों नहीं होगा, नहीं जितेश ये आंसर नहीं है। वेरी गुड उवेश, वेरी गुड, वेरी गुड उमैमा। ठीक है, तरह जबरदस्त, देखें पीएनएल हिट ही नहीं हुआ है,
इसमें एंट्री क्या बनी होगी, बैंक डेबिट, बैंक लोन पेबल क्रेडिट। तो पीएनएल का हिट हुआ, एक्सपेंस आया ये, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे हम। अच्छा फिर इंटरेस्ट ऑन दी अबव बैंक लोन, ये एड बैक होगा क्या, ये होगा, क्यों, ठीक है, इसको हम एड बैक, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम एड बैक करेंगे, क्यों, क्योंकि पीएनएल हिट हुआ है। अच्छा एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, नहीं, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के अंदर आपका ये पीएनएल हिट थोड़ी होता है इसमें, तो इसके ऊपर कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा, तो जरा ऊपर चलते हैं, आप इसको लिख लेते हैं अपने पास, ठीक है। हमने कहा भाई लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ऑफ मोर देन 3 इयर्स, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें थी हमारे पास, आपने कहा आपके पास है परचेजेस और बैंक लोन और इंटरेस्ट और क्या था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। परचेजेस आपके पास 80,000 की एडबैक हुई, ये कुछ भी नहीं होगा, इंटरेस्ट आपके पास 40,000 का था, ये एडबैक हुआ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा तो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट है मिस्टर ए क्लेम, ये ए से पढ़ लेंगे ना, लेकिन ये बाकी है, अभी डेप्रिसिएशन शेड्यूल बाकी है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या कहीं गेन या लॉस आ रहा है, तो वो जरा देख लेते हैं, टैक्स गेन की बात कर लेते हैं कि पहले केस में आपके पास सेल प्रोसीड्स है 90,000 की, डब्ल्यू है 80,000 की, तो 10,000 का आपके पास क्या आ गया, गेन आ गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 90 माइनस 80, 10,000 का आपके पास गेन आ गया। अच्छा फिर फर्नीचर फिक्सचर में क्या आ रहा है, फर्नीचर फिक्सचर के अंदर लॉस आ रहा है, 7,500 का आपने डिस्पोज किया, जबकि डब्ल्यू 10,000 है इसकी, ठीक है। तो हमने कहा भाई फर्नीचर टैक्स लॉस, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे कैसे, हमने कहा भाई 7,500 माइनस 10,000, तो आपके पास 2,500 का लॉस आ गया, ठीक है, सही है। अच्छा ये टैक्स डेप्रिसिएशन पर्पजेस के लिए था ना, तो अब जरा इसका जो टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल है जरा वो बना लेते हैं फिर। टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल, सबसे पहले क्या है भाई आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अच्छा वैसे यूजुअली हम कैसे करते हैं, हमने कहा भाई आप क्या करते हैं, ओपनिंग जो भी डब्ल्यू होती है इसमें से डिस्पोजल की डब्ल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यू में से डिस्पोजल की डब्ल्यू माइनस कर देते हैं, तो ओपनिंग आपके पास डब्ल्यू कितनी है, ओपनिंग डब्ल्यू है 2.5 लाख, और डिस्पोजल की कितनी है 80,000, तो मैंने कहा भाई पहले तो आप ये फिक्स कर लें अपने पास, जो है ना वो शेड्यूल खोल के रखें, 250,000 माइनस 80,000, ठीक है, आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो एज ए रिजल्ट आपके पास कितना अमाउंट आ गया भाई, 170,000 का आपके पास अमाउंट आ गया। अच्छा ये तो वो है जो ओपनिंग है, तो इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस तो वैसे भी नहीं होगा, स्ट्रेट आपके पास 15% होगा, तो 15% होगा तो आपके पास कितना आ गया, 25,500 आ गया, ठीक है। अच्छा अब लेकिन हमने कहा कि कुछ न्यू एडिशन भी होगी, तो जो एडिशन होगी उस पर क्या होगा, इनिशियल अलाउंस मिलेगा हमें, ठीक है, एडिशन कितनी है, 40,000 की परचेजेस है, तो अच्छा भाई 40,000 की परचेजेस है, तो 40,000 इंटू 25% कितना आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना होगा, तो कैसे करूं, 40,000 माइनस 10,000 इंटू 15 इंटू 50%, ऐसा ही है ना, 50 अलाउ होता है ना, पूरा अलाउ हो जाता है, 2250, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, 37,750 ये आपके पास आ गया, ठीक है इसका। अच्छा फिर नंबर टू क्या है, व्हीकल्स, व्हीकल्स के केस के अंदर क्या होगा, अगेन हमने कहा कि भाई आपके पास व्हीकल्स के केस में आपके पास एडिशन है और ओपनिंग डब्ल्यू है, ठीक है, तो इधर आ जाए, हमने कहा भाई एडिशन है, तो इसका मतलब आपके पास जो है वो एडिशन है, कितना है आपके पास 1.3,
3 मिलियन का, इस पे कितना रेट लगेगा, 15% इंटू 50। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा, तो हमने कहा कितना आ गया, 97,500। लेकिन इसके साथ साथ इसकी ओपनिंग WDV भी है, ठीक है, वो कितनी थी, 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 15, ठीक है, कितना हो गया, 60,000। तो इन शॉर्ट आपके पास ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया 157,500। ओ सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, 27, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, इधर आ जाए। अच्छा, फिर फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स के अंदर एडिशन है 7,000 का, डिस्पोजल है 10,000 का, और 80,000 का आपके पास ओपनिंग WDV है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं भाई। नंबर 3, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। ठीक है, हमने कहा भाई ओपनिंग WDV माइनस आपके पास डिस्पोजल की जो WDV होगी। ठीक है, तो ओपनिंग WDV आपके पास है 80,000 की, डिस्पोजल की WDV है 10,000 की, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 70,000 का, इंटू 15%, कितना आ गया आपके पास भाई, 10,500। ठीक है, क्या एडिशन हुआ है, यस एडिशन हुआ है। ठीक है, एडिशन कितना हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे वैसे भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही होगा आपका। ठीक है, तो कितना होगा, 7,000 इंटू 15% का 50%। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, 525। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 11,025। तो अगर मैं टोटल करूं, ठीक है, 27,157,000 और आपके पास जो 11,000 है, तो कितना बनता है भाई, जल्दी से कोई बता दे। ये बनता है 206,275, यही आ रहा है। देखिए, हमने बिल्कुल सही किया हुआ था ना, ये इनिशियल अलाउंस कौन करेगा यार, ये जो 27,000 बता रहा था, ये कौन था भाई। ठीक है, ये भी तो होगा ना, ये इनिशियल अलाउंस कौन लेगा, सही तो मैंने किया था। ठीक है, 37 आएगा ना, इनिशियल अलाउंस नहीं लेंगे क्या। क्लियर है, सब साथ हैं यहाँ तक। ठीक है, एनीवेज, तो हमने कहा भाई अब आपके पास जो है वो टैक्स डेप्रिसिएशन आ गया, शेड्यूल से कितना आ गया, 206,275। भाई कैसे आएगा, तला ताहा सिद्दीकी साहब, ये 10,000 छोड़ दें। ये ना लें, 10,000 छोड़ दें इसको। ठीक है, तो अब आपके पास अगर हम कहें तो इन सब का जो सम आ रहा है, ठीक है, पहले इसका सम बता दें भाई, यहां से लेके यहां तक का, फिर जो है वो 465,500, और इसका कितना आ रहा है आपके पास, 259,775। ठीक है, तो अब अगर मैं नेट पे बात करूं, तो नेट पे मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट।
तीन अमाउंट्स को अगर मैं नेट करता हूं तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है, 474,725। ठीक है। अच्छा, यहां तक सब साथ हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब हम इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो जरा बताएं एओपी के रेट्स लगाने के बाद कितनी लायबिलिटी आ रही है, टेबल 1 लगाने के बाद बताएं। 3736 यही आ रही है। तो जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरे पास डिविजिबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, डिविजिबल इनकम कितनी है, 470, कितनी आएगी, 989। वेरी गुड अजय। ठीक है। अच्छा, यहां तक हमने अब आ जाए, हम कहाँ आ जाएंगे, अब हमने कहा अब आपके पास जो है वो आपने करना क्या है, ए का कितना है 60%, बी कितना है 40%, और फिर टोटल। ठीक है। अच्छा, इनको दिया क्या किया गया है, इनको सैलरी दी गई है और कमीशन दिया गया है और बिल्स दिए गए। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई आपके पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 60-40 के अंदर, और अल्टीमेटली आपके पास जो शेयर ऑफ एओपी की फिगर है वो कितनी है, वो है 470,989। रेंट नहीं आएगा ना, रेंट क्यों आएगा, रेंट तो हमने ओनर टेनेंट की उसमें किया है ना, उसमें तो हमने पार्टनर और पार्टनरशिप पे थोड़ी किया हमने। ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास हमने कहा सैलरी कितनी दी थी भाई, सैलरी दी थी ए को 80,000, बी को कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास ये आ गया टोटल 80,000। कमीशन किसको दिया था, कमीशन दिया था बी को, कितना 10,000, तो टोटल कितना आ गया 10,000। अच्छा भाई, बिल्स किसको दिए थे, बिल्स दिए थे ए को, कितने के 5,000 के, इसको कुछ नहीं दिया, ये आ गया 5,000। अब जरा एक काम ये कीजिए कि इन तीनों का सम कितना है, 95,000, ऐसा ही है ना। ठीक है, 95,000 और इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, 375,989। ठीक है, ये डिफरेंस है, यानी 95 में मैं ये ऐड कर दूं तो मेरे पास ये आ जाए। अब 375 को जरा 60-40 के रेशो के अंदर ब्रेक करें, कितना अमाउंट आ रहा है, 225,593, और यहाँ कितना आ रहा है 153,996। भाई जबरदस्त है सर, फुल पेज पे चल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, ये बताएं सम बताएं। इसका सम आ रहा है 310,593, और इसका 163,996। यहाँ तक सब साथ हैं। चले, यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब आ जाएं जरा और आगे नीचे आ जाएं। हमने कहा भाई अब हम क्या बात करेंगे, अब हम मिस्टर ए की बात करेंगे ना, क्योंकि हमने एओपी की सारी चीजें तो कर ली। तो मिस्टर ए की बात करेंगे, तो मिस्टर ए के लिए क्या है, मिस्टर ए क्लेम प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ 56,000 इंक्लूडिंग रिपेयर एंड रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 16,000। ठीक है, एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ। ठीक है। तो हमने कहा भाई 16,000 तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम 1/5 लेते हैं, और 56 में से 16 माइनस कर देते हैं तो बाकी अदर चार्जेस बचे 40,000। ठीक है। अच्छा, और रेंट टोटल कितना था 240 का, जो भी हमने ऊपर देखा भी था। तो अब हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको याद है ये, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है कि मेरे पास जो है वो मिस्टर ए के पास क्या है, मिस्टर ए के पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कितनी है 240 की। ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या होगा, हमने कहा भाई ये आपके पास, सॉरी, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है,
ये है ग्रॉस रेंट। इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम डिडक्शंस। अगर मैं डिडक्शंस क्लेम करता हूं तो नॉर्मल रेट पे टैक्स दूंगा। ठीक है, डिडक्शंस कौन कौन सी, रिपेयर, ठीक है, ए इंटू 1/5, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 48,000। ठीक है, और क्या है आपके पास, अदर चार्जेस। अदर चार्जेस कैसे क्लेम करते हैं हम, लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ ए। तो एक्चुअल कितना है 40,000 और 4% ऑफ ए कितना है 9,600, तो विच एवर इज लोअर, तो मैंने ये ले लिया। तो 9,600 जब मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास नेट पे मेरे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, कितनी आ रही है, 182,400। ठीक है, 182,400 आ रही है। अच्छा, अब क्या करूं, अब इसके अंदर मैं शेयर ऑफ यूपी ऐड कर दूं। ठीक है, शेयर ऑफ यूपी कितना है इसका, ऊपर से आ रहा है 310,593, 310,593। तो भाई एज अ रिजल्ट ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपके पास 492,993 टैक्सेबल इनकम। क्योंकि यहाँ पे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपने क्योंकि एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं तो ये नॉर्मल रहेगा। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेस। ठीक है, अब आपने क्या किया, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की। तो जब आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो नॉन सैलरी से करेंगे। ठीक है, अच्छा बताएं कितना आ रहा है, कितनी लाइबिलिटी आ रही है, ये आ रही है 4650। ठीक है, अच्छा 4650 तो प्रॉपर्टी पे भी है और 310 पे भी है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको 4650 इंटू 182,400 डिवाइडेड बाय 492,993, तो मेरे पास डिफरेंशियल कितना आ गया 1720। ये मेरी असल लाइबिलिटी है इस ऑप्शन ए के अंदर। साथ है सब यहां तक। अच्छा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या था, ऑप्शन बी तो वेरी सिंपल है। ठीक है, हमने कहा भाई इसके अंदर क्या है आपके पास, ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट है 240,000 का। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, हमने कहा ग्रॉस रेंट के बाद आपके पास ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी इतनी आ गई क्योंकि डिडक्शन नहीं है। ठीक है, तो कितनी आ गई आपके पास 240,000 की। अच्छा, शेयर ऑफ एओपी कितना है, हमने कहा भाई शेयर ऑफ एओपी है आपके पास 310,593। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपके पास 550,593। लेकिन हमने कहा क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस नहीं ली तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा तो मैंने 240,000 माइनस किया, तो जब माइनस किया तो मेरे पास बचा क्या 310,593। अच्छा, अब जब मैं लाइबिलिटी कंप्यूट करने बैठा तो मैंने कहा टैक्स लाइबिलिटी, तो दो उसमें आएगी, एक आएगी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की और एक आ जाएगी अदर्स पे। ठीक है, तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे 240,000 पे कितनी आ रही है 2,000। ठीक है, अदर्स पे कोई लाइबिलिटी आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलावा मेरे पास कोई और चीज है नहीं कि जो लाइबिलिटी बनाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, मेरे पास टोटल कितना आ गया 2,000। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे कहता हूं कि मेरे लिए वाइबल ऑप्शन कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि भाई ऑप्शन ए इज वाइबल। कि आप क्या करें, आप डिडक्शंस क्लेम कर लें और जो है वो आप इसे नॉर्मल टैक्स रेट के ऊपर टैक्स करवा दें। मेरे साथ है सब यहाँ तक, मजा आया भाई। कितने ऐसे हैं कि जिनका 100% सही हुआ है। भाई बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम का पार्ट बने हुए थे तो मैंने इसलिए हटा दिया, इसलिए क्योंकि पहले बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का एक्सपेंस नहीं मिला है, तो जब रिकवर होगा तो इनकम ही नहीं बनेगी। वाह भाई वाह, तनोली साहब कह रहे हैं मैंने 99.9% किया है। ठीक है, अब ये नहीं बता रहे कि 99.9% सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आबिदुल्ला, आबिदुल्ला साहब कह रहे हैं सर आंसर डिफरेंट आ रहा है क्वेश्चन बैंक से। भाई मुझे ये बताएं कि हमने कोई ट्रीटमेंट गलत किया है नहीं किया है।
ठीक है, हमने तो सारा जो ट्रीटमेंट है वो किया है, अब मैं आंसर क्यों देखूं वहां पे क्या आ रहा है? ठीक है, ये वंस अगेन हमने कहा भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में और यूपी के पर्सपेक्टिव में। हाँ हाँ, अजहर कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के अंदर जो है वो 50% नहीं लिया हुआ होगा। ठीक है, देखें आप अप्लाई नहीं किया उन्होंने, लॉस से अप्लाई नहीं किया अभी तक। एनीवेज, अगर आप में से कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो भाइयों जल्दी से पिक्चर ले लें ताकि हम और आगे बढ़े फिर। हाँ बिल्कुल सही है, जैन तनवीर नहीं कर सकते। मार्च 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लोन ट्रेडर्स। ठीक है, इसमें आपके लॉसेस के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो चेक होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मिनट है आपके पास, जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी चलें। अब सब यहाँ मेरे साथ चलेंगे। लोन ट्रेडर्स or sole proprietorship is engaged in the business of buying and selling of the maize and wheat in bulk quantities. Following information has been extracted from the LT's record for the year ended 31st December 2015. ठीक है, under the provision of the income tax ordinance and rules made thereunder, compute LT's taxable income and the amount of loss to be carried forward if any for tax year 2016. Again हमने कहा भाई हम इसको हम इसको जो है वो लोन ट्रेडर्स computation of taxable income loss for tax year 2016। ठीक है, अच्छा अब प्राइमरीली अगर आप देखें तो इसमें आपको चलें रीड करते हैं। Wheat sold to the food companies in Punjab amounted to rupees 13 million. The sale was made after allowing a discount of rupees 680,000 to some of the new customers. The gross profit margin was 25% on the gross sales. ठीक है, ये wheat sold की बात है, यानी ये कौन सा बिजनेस है? ये ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। अच्छा फिर LT paid rupees 600,000 to a research institute for the development of a formula which is likely to improve the quality of wheat it purchases from the growers. ठीक है, in August 2015 LT signed a future contract with Mubarak Enterprises for the purchase of 500 metric tons of maize at rupees 15,800 per metric ton. The delivery was expected to be made in October 2015. ME also agreed to repurchase the entire lot at the price prevailing on the date of sale. In October 2015, price of the maize increased to 18,240 पर, देखें, without taking delivery। ये कौन सा बिजनेस है भाई? ठीक है, तो यानी आपके पास बेसिकली दो तरह के बिजनेसेस की बात हो रही है यहाँ पे। एक बात हो रही है नॉर्मल बिजनेस की, और एक बात हो रही है यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस की। ठीक है, और एक आपके पास है टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, या ये कह लें कि चले हम बाद में रेशियोज कंप्यूट करेंगे पहले। अच्छा, अब सुने इंटरेस्टिंग बात, हमने कहा कि भाई दो तरह के बिजनेसेस की बात हो रही है ना। अब इसका बेसिकली आपने क्या करना है, पूरा पीएनएल बनाना है। पीएनएल बनाने के लिए क्या जरूरी है, हमें हमें देखना है अल्टीमेटली कि टैक्सेबल इनकम आ रही है, लॉस आ रहा है। इसके लिए जरूरी क्या है,
इसके लिए जरूरी है कि मैं क्या करूं, मैं जो है वो जीपी निकालूं। जीपी के लिए क्या जरूरी है कि मैं पहले जो चीज गिवन है वो निकाल दूं पहले, ठीक है। तो वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज इन पंजाब अमाउंटेड टू ₹13 million। द सेल वाज मेड आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹680,000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्रॉस सेल्स निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं मैं? ठीक है, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूं? 13,000 प्लस 680, ठीक है। तो कितना हो गया भाई? 13,680,000। ठीक है, अब इसमें से क्या कर दूं? लेस डिस्काउंट, 680,000 का डिस्काउंट। तो आपके पास नेट सेल्स कितनी आ गई? 13 मिलियन की। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 25% ऑन ग्रॉस सेल। ये ग्रॉस सेल्स निकाली क्यों मैंने ग्रॉस सेल्स इसलिए निकाली क्योंकि मुझे कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा? उसने कहा कि भाई जो भी आपके पास वो है क्या है, 13,680 का 25%, ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। ये जीपी है हमारा। तो कितना हो गया? 34,20,000। साथ में सब यहां तक कॉग्स निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। अजर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करना है, वो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। अच्छा फिर, फिर क्या है आपके पास? लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस कौन से हैं? रिसर्च के और, ठीक है। आपने भी पढ़ा, हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा, तो आपके पास एक आ रहा है रिसर्च का, ठीक है। ये कितना है? 600,000 टू रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मूला विच इज लाइकली वीट, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये आपके पास एक्सपेंस क्या है, डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सही है। अच्छा, साथ साथ पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, सुनेंगे सब, यहाँ सबका फोकस यहाँ पे है। In August 2015, LT signed a future contract with Mubarak Enterprises for a purchase of 500 metric tons of maize at 15,800 per metric ton. ठीक है, ये मेरी कॉस्ट है। The delivery was expected to made in October 2015. ME also agreed to purchase the entire lot at the price prevailing on the date of sale. फिर ये भी साथ में पढ़े। In October 2015, price of the maize increased to 18,240 per metric ton and LT sold the entire lot of without taking delivery. यानी इसका मतलब क्या हो गया? 18,240 इंटू 500, ये मेरी ग्रॉस सेल्स आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ रही है? ये आ रही है 9120,000। डिस्काउंट है नहीं है, नेट सेल्स कितनी आ गई? 9120,000। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, हमने कहा 9120,000 में से आप माइनस कर दो क्या चीज? 15,800 इंटू 500। ये मैं इस प्राइस पे मैंने परचेज किया था, तो मेरे पास जीपी भी आ जाएगा, ठीक है। जीपी कितना आ गया? 1220,000, ठीक है। यहां तक सब साथ हैं? अच्छा परफेक्ट। तो 4 पॉइंट हमने कर लिए। इसके बाद एलटी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक डिडक्शन, ठीक है। आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक डिडक्शन कितना है? 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास इसमें से हमें क्या करना है? कॉमन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कॉमन एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? हमने कहा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2.5 million। दीज इंक्लूडेड अ पेनल्टी ऑफ ₹45,000 व्हिच वाज इम्पोज्ड ड्यू टू द लेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन व्हीट। 2.5 मिलियन माइनस 45,000, ठीक है। आपके पास क्योंकि पेनल्टी की डिडक्शन तो मिलती नहीं है। अच्छा, अब आपने करना है इसमें, क्योंकि ये कॉमन एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग तो आपका कॉमन एक्सपेंडिचर है, तो अब अपोर्शन करना है। अपोर्शन किस रेशो में करूं? ठीक है, अगेन हमने कहा कि भाई जीपी का आप रेशो निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट का कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों को अगर आप सम कर दें तो कितना आ जाएगा? सम आएगा इसका 22800,000। अब आप इसको इससे डिवाइड करो और इसको इससे डिवाइड करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60% और 40%। इन्हीं रेशियोज के अंदर 60% और 40% के अंदर अगर आप इसे डिवाइड करो तो कितना बनता है?
ठीक है, ये बनता है आपके पास 1473000, और ये कितना बन रहा है 982000। ठीक। अच्छा, तो अब आपके पास इन दोनों का सम जो है वो अगर हम करें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट है ना, यानी ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रेलेवेंट है, ये तीन नंबर्स आपके पास रेलेवेंट है, तो अब इन तीनों के जब मैं सम निकालता हूं तो कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1347000, और यहाँ कितना आ रहा है 213000। ठीक है। अच्छा, फिर यहां तक सब साथ हैं। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स वर एज फॉलोज, ये आपके पास लॉसेस आ गए, तो जरा इनको भी एडजस्ट करें आप। ठीक है, लॉसेस कौन कौन से हैं, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस 550,000 और 797000 और 87,000 का ये आ गया। अच्छा, अब होगा क्या सुने, ठीक है, अब आपके पास ये जो आया है ये नॉर्मल बिजनेस पे आया है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा भाई, ये आया है, ये नॉर्मल बिजनेस वाला है, ये है स्पेकुलेशन बिजनेस पे, ये क्या होगा, ये जो है वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इस साल आपके पास कोई है नहीं, तो अगले साल ये एडजस्ट होगा किससे, स्पेकुलेशन बिजनेस से ही। ठीक है, ये पहली बात, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात ये कि आपके पास कैपिटल लॉस भी गिवन है 250,000 का, इसका क्या करें। हमने कहा भाई कैपिटल अगर आपके पास लॉस है तो ये क्या होता है, कितना है 250,000 का, ये क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, किससे एडजस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, इससे एडजस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से। ऐसे ही ये सब साथ है यहाँ तक, लेकिन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर कैपिटल गेन होता तो कैपिटल लॉस भी एडजस्ट हो जाता। सर हमने 25,000 लेस क्यों किया है, देखिए ना, ये स्पेसिफिक आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट है, स्पेसिफिक एक्सपेंस है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो इसको लेस किया, एनीवेज। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मिस मेहरीन, मिस मेहरीन का क्वेश्चन जो है वो जरा जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। 2015 Marine joined a local newspaper as an investigative journalist at a salary of rupees 300,000 per month. Tax deducted under section 149 from her salary amounted to rupees 40,000 per month. Following are the details of her income received from Germany. Tax paid thereon brought forward foreign losses for the tax year 2016. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट में 2000, अब ये आपके पास सारे लॉसेस हैं, इतना टैक्स पे किया, अब इसमें वो जो सेक्शन 103 ये भी टेस्ट हो जाएगा इसमें।
On 2016, Marine resigned from her current job and joined AM, an Arabic newspaper in Dubai, as an editor-in-chief on monthly salary equivalent to rupees 1.2 million. AM paid 50% of her salary in Dubai and remitted remaining 50% to her bank account in Pakistan through normal banking channel. Marine remained in Dubai during the rest of tax year 2016. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute taxable income, net tax payable by refundable to Marine for tax year 2016 and the amount of foreign losses और फॉरेन टैक्स क्रेडिट इफ एनी टू बी कैरिड फॉरवर्ड. ठीक है. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इसे. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर ठीक है. अच्छा, अब आपके पास अपेरेंटली आपको दो तरह की इनकम्स नजर आ रही है, एक पीएसआई, एक एफएसआई. ठीक है, और फिर एक टोटल का कॉलम लगा देते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, आपके पास सैलरी कौन कौन सी है भाई? सैलरी है आपके पास, ठीक है, एक तो ये है ना 300,000 पर मंथ, यानी 300,000 पर मंथ. मंथ कितने? 10. तो कितना हो गया भाई? 3 मिलियन. और ये 2 मंथ्स के लिए 1.2 मिलियन इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 2.4 मिलियन. ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5.4 मिलियन. हेड वाइज चलते हैं हम. ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, आपके पास यानी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस. ठीक है, नॉर्मल बिजनेस. क्या कोई आपके पास पीएसआई है? हमने कहा नहीं है. क्या कोई फॉरेन आपके पास है? फॉरेन सोर्स इनकम है? यस है. कितनी है? 1480000. ठीक है, टोटल कितना आ गया? 1480000. अच्छा, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस है आपके पास? ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस है आपके पास. ठीक है, तो हमने कहा बिल्कुल है. कितना है? 600,000. और फॉरेन सोर्स लॉस भी है. ठीक है, तो हमने कहा कितना हो गया? 600,000 में से आप कितना माइनस कर दें. ठीक है, इसका लॉस इसी के अंदर से माइनस होगा. तो हमने कहा नेट पे आपके पास जो बच रहा है वो कितना है? वो बच रहा है आपके पास 220,000. तो आपके पास टोटल कितना आ गया? ठीक है, यहाँ पे 220,000 आ गया. साथ है सब यहाँ तक? क्लियर है ना? बड़ी आसान आसान सी बातें करें, अभी तो हमने कोई मुश्किल बात ही नहीं की. अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉस है. वो लॉस कितना है? 1.5 मिलियन का. यहाँ कुछ भी नहीं है. यहाँ क्या है आपके पास? 1.5 मिलियन का लॉस है. ठीक है, फिर है कैपिटल गेन. ठीक है, हालांकि पहले कैपिटल गेन लिख देते चले, लेकिन हमने लिख दिया पहले ये कैपिटल गेन्स है. ठीक है, कैपिटल गेन के अंदर आपके पास 980 की इनकम और सॉरी 950 की इनकम ना. आपके पास 950 की इनकम और 1.8 मिलियन का. ठीक है, कितना हो गया ये? आपके पास लॉस आ रहा है 850,000 का. 850,000 का लॉस है. ठीक है. अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई एक बात बताएं, क्या मैं इन सबको नेट कर सकता हूँ? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैंने नेट कर दिया, मेरे पास कितना आ गया? 3 मिलियन आ गया. ठीक है, यहाँ मैं नेट कर सकता हूँ और यहाँ नेट क्या करूंगा? मैंने कहा देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो फॉरेन लॉस होता है वो अपने ही हेड की फॉरेन सोर्स इनकम से एडजस्ट हो सकता है. ठीक है, लेकिन हमने कहा कि भाई यहाँ पे तो आपके पास ये अब दूसरा हेड है नहीं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ये भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. यानी टोटल की कंप्यूटेशन के अंदर मैं ना यहाँ पे लूंगा ना यहाँ पे लूंगा. क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होगा. अगर आप इसको नेट करके लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? आपने इसे एडजस्ट करवा दिया, जबकि एडजस्ट तो हो नहीं सकता. इसका मतलब क्या हो गया? ये 4.1 मिलियन आ गया. ठीक है, टोटल कितना हो गया आपके पास? 7.1 मिलियन हो गया. ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे टोटल के अंदर, क्योंकि अगर आपने कंसिडर कर लिया इसका मतलब एडजस्ट कर लिया, जबकि एड्रेस एडजस्ट ही हो नहीं सकता. ठीक है, तो आपके पास ये हो कितनी गई टोटल इनकम?
अब इस टोटल इनकम में से मैंने क्या माइनस करना है, मैंने माइनस करना है इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट इनकम आपके पास और क्या, डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस है नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है। उसने कहा था कि भाई अगर आप टैक्स, देखें लिखा है ना, मैनी रिमेन इन दुबई फॉर द रेस्ट ऑफ टैक्स ईयर, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए और उस टैक्स ईयर में पाकिस्तान वापस ना आए तो जो भी उसने फॉरेन सोर्स सैलरी जनरेट की होती है वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ गया एग्जेम्प्ट की अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास डिफरेंशियल आ रहा है वो कितना आ गया, 3 मिलियन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 1.7 मिलियन आ गया, और यहाँ कितना आ गया आपके पास, 4.7 मिलियन आ गया। ऐसा ही है, सब साथ हैं यहाँ तक। भाई ऊपर तो काउंट की, नीचे एग्जाम कर दिए इसको। सब साथ हैं यहाँ तक। अच्छा 2 मिनट रुक जाए, अजान एंड हो जाए फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने कहा कि भाई हमें टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है। ठीक है, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी तो टोटल पे होती है, तो 4.7 पे होगी। अब ये सैलरी का अगर हम ये रेशो देखें, ठीक है, तो कितना बन रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये आपके पास नॉन सैलड केस है, नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप नॉन सैलड का टेबल जब अप्लाई करेंगे तो लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 4.7 पे लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 830,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपके पास दूसरा पॉइंट जो आपने यहाँ से जो की टेक अवेज है वो आपने, हम उस पर बात करें हम, टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस होगा। अच्छा भाई कौन से टैक्स क्रेडिट माइनस होंगे आपके पास, ठीक है, आपके पास कौन सा टैक्स क्रेडिट है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अच्छा फॉरेन टैक्स क्रेडिट में अगर एक से ज्यादा फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो तो आप क्या करते हैं, अलग अलग कंप्यूट करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि अलग अलग कंप्यूट करते हैं। अच्छा कैसे कंप्यूट करते थे आप, अगर आप रिकॉल करें तो कैसे करते थे, लोअर ऑफ, ठीक है, फॉरेन टैक्स पेड, और बी क्या था, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू नेट एफ एस आई, एवरेज रेट इंटू नेट एफ एस आई। ठीक है, तो फॉरेन टैक्स पेड कितना है आपका इस केस के अंदर, एसबी के केस के अंदर, ठीक है, 110, 110,000। अच्छा भाई ए डिवाइडेड बाय बी क्या है, 830 डिवाइडेड बाय 4.7 मिलियन इंटू नेट एफ एस आई आपके पास कितनी थी, 148,000,000, सॉरी
ये तो हम उसकी ले लिए ना, कितनी आ रही थी नेट एफ एस है? 220। ठीक है, 220,000। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे? 38,851, विच एवर इज लोअर। तो हमने कहा भाई लोअर ये आ गया, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 38,851। अच्छा भाई, अब दूसरा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट नॉर्मल बिजनेस लोअर ऑफ। अगेन हमने कहा कि भाई यही काम करना है। आपके पास फॉरेन टैक्स पेड कितना है? कितना है आपके पास? 187,600। 187,600। ठीक है, और क्या है? बी क्या है? 830,000 डिवाइडेड बाय 4.7 मिलियन इंटू 148,000,000। कितना आ रहा है? 261,361, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या आ गया? ये आ गया। तो अब आप इसमें से माइनस कर दें 187,600, ये इसमें से आप माइनस कर दें। तो अब आपके पास जो डिफरेंशियल बचा, ठीक है, डिफरेंस किसका? 830 का, 38 का और 180 से। ये कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास? 603,549। ठीक है, क्या यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। अब क्या माइनस करेंगे आप? अब आपको याद होगा कि उसने कहा था विदहोल्डिंग भी हुई है। किस चीज पे विदहोल्डिंग हुई है? सैलरी पे। कितनी विदहोल्डिंग हुई है? 40,000 पर मंथ। कितने महीने थे? 10। तो ये 4 लाख भी इसमें से माइनस होंगे। 203,549। ठीक है, ये आपके पास आ गया टैक्स पेबल। ठीक है, ये पहला आंसर। दूसरा क्या है कि आपके पास कैरी फॉरवर्ड भी है। कैरी फॉरवर्ड क्या है? लॉस। किस पे? फॉरेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। कितना है? 1.5 मिलियन। क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नंबर 2, और लॉस भी है। किस पे है? कैपिटल गेन पे। ठीक है, कितना है आपके पास? कितना था भाई? 850। क्लियर है सबको? सब साथ है यहाँ तक? चलें भाई, जल्दी से जरा इसकी एक पिक्चर ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ, फिर अलग मसला है अलीजा, फिर एक डिफरेंट इशू है।
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, जल्दी से जो है वो हमें इसको किससे क्लेम करेंगे आप? फॉरेन टैक्स पेड था सीजी का। सब साथ हैं? स्टार्ट करें हम, अगर सब मेरे साथ हैं तो? चलें। अच्छा देखें, अब आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या बनानी है? आपको याद होगा कि पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हमने बात की थी कि आप क्या करते हैं कि एक वेल्थ स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं, इंडिविजुअल की बैलेंस शीट। एक होगी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पे पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं जैसे सेल्स टैक्स में हमने की थी।
अच्छा चलें, अब एक काम करें कि अपने मोबाइल के अंदर ये जरा पिक्चर जल्दी से जरा इस क्वेश्चन की ले लें, क्योंकि मैं ज़ाहिर स्लाइड्स को चेंज करूंगा यहाँ पे पेज को, तो आपको इशू होगा। तो ये इसकी पिक्चर ले लें और अपने हाथ में रखें, ताकि हम ये कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, एनीवेज स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, मिस्टर अहमद हैज फिल्ड द फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2017। ठीक है, ये आपके पास अनएडजस्टेड बैलेंसेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ये सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनल है कि जो इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आएगी। आप ये समझ लें कि ये क्लोजिंग नहीं है, या ये कह लें ये क्लोजिंग अनएडजस्टेड बैलेंस है। ठीक है, तो अब आपके पास आपने इसको करना है। ठीक है, इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि भाई देखें यहाँ पे आपके पास क्या आता है, एसेट्स और वेल्थ स्टेटमेंट में क्या आएगा, लेस लाइबिलिटीज। ये यहाँ पे आता है। अच्छा, आपके पास अगर मैं इसकी बात करता हूँ फॉर एग्जांपल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो रिकंसिलिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे आपके पास आएगा ओपनिंग नेट एसेट्स। ठीक है, और क्या आएगा आपके पास, हमने कहा भाई ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपकी कोई अगर इनकम हुई तो वो इसमें ऐड कर दें। ठीक है, और क्या आएगा, हमने कहा भाई इसमें से आप क्या कर दें, इसमें से आप एक्सपेंसेस लेस कर दें, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ओपनिंग नेट एसेट्स क्या मैं बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। अनएडजस्टेड बैलेंसेस से कितने आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास ओपनिंग आ रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आ गया कैश रिकंसिलिएशन के ऊपर। तो कैश रिकंसिलिएशन के ऊपर किस तरह से वर्कआउट करेंगे हम, हमने कहा भाई ओपनिंग कैश और बैंक। ठीक है, सिंपल आपकी अकाउंटिंग है, ये बेसिक जो अकाउंटिंग आप करते हैं ये वो है। ठीक है, अच्छा भाई कितना अमाउंट है आपके पास, कैश का कितना है 1.8 मिलियन, बैंक का कितना है आपके पास 2.3 मिलियन। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, हमने कहा भाई फिर आपके पास इसमें कैश इनफ्लोज होंगे। ठीक है, कैश इनफ्लोज होंगे कुछ, और बाकी आपके पास क्या होंगे, कैश आउटफ्लोज होंगे। अच्छा फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश और बैंक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग बैंक आप देखें आपके पास लिखा हुआ है, चले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, 675,000 है। ठीक है, तो मेरे पास ये अमाउंट गिवन है, 675,000 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी हमने एक एक जो है वो एक ऊपर से स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब आप सुने। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई सबसे पहले हम कैश रिकंसिलिएशन बनाएंगे। अच्छा भाई कैश रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो इसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फिर हम प्लॉटिंग कर देंगे। हमने कहा भाई देखें, ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 1.4 मिलियन एंड पे टैक्स 140,000। ठीक है, सैलरी इनकम आई कैश में आई, टैक्स पे किया कैश में गया, तो ये एक इनफ्लो एक आउटफ्लो। ही सोल्ड शेयर्स ऑफ रुपीज 300,000 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 550,000। देखें, आपने 3 लाख के शेयर्स खरीदे, ये नहीं कह रहा कि ऊपर के शेयर बेचें, जो मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स इन ममनून लिमिटेड पड़े हुए, ये नहीं कह रहा कि ये बेचें। इसने कहा कि भाई ही सोल्ड शेयर्स ऑफ रुपीज 300,000 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 550। तो यानी 550 आपकी इनफ्लो और 300,000 आपका आउटफ्लो। ठीक है, ही सेटल हिज पर्सनल लोन ऑफ 600,000, 6 लाख कैश आउटफ्लो हो गया। His household expenses aggregates to 950,000, 950,000 cash outflow हो गया। He has given a gift of rupees 300,000 to his brother Kamran through cross check। देखिए एक बात याद रखें कि यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर टैक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते, तो आप बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो अब क्रॉस चेक के थ्रू दिया नहीं दिया, क्या कैश आउटफ्लो है, बिल्कुल है, तो 300,000 का आपके पास जो है वो एक और कैश आउटफ्लो हो गया। He has earned a profit on Gulalai and Company of rupees 520,000। His drawings from the firm during the year was rupees 225,000। ये ड्राइंग आपका कैश इनफ्लो हो गया। और he paid tax on 47,000 on his firm income। ठीक है, तो अगेन हमने कहा कि भाई ये जो आपने दिया 47,000 ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, he purchased a new plot at Gulshan Iqbal for a total consideration of rupees 3 million payable in 20 installments। During the year he paid 800,000 in installment। Again प्लॉट के लिए 8 लाख रुपए आपने दिए, ये कैश आउटफ्लो हो गया। ऐसा ही है ना, सब अग्री करते हैं इन सारी चीजों से, तो मैं इसकी प्लॉटिंग कर दूं फिर। ठीक है, तो हमने कहा भाई आपके पास सैलरी है कितनी है 1.4 मिलियन, आपने जो है वो ड्राइंग्स ली कितनी 225,000, आपने शेयर सेल ऑफ किए कितने के 550,000 के। इसी तरह से आपने टैक्स पे किया, किस चीज पे टैक्स पे किया, सैलरी पे टैक्स पे किया, कितना पे किया 140,000 का। ठीक है, इसी तरह से आपने शेयर्स बेचे, तो शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी आपके पास 3 लाख। ठीक है,
इसी तरह से आपने लोन पे ऑफ किया, कितना लोन दिया आपने, 6 लाख का। अच्छा भाई, इसी तरह से आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए, कितने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए, 950,000 के। ठीक है, इसी तरह से आपने गिफ्ट दिया। ठीक है, गिफ्ट कितने का दिया आपने, 3 लाख रुपए का गिफ्ट दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है वो फर्म की इनकम के ऊपर टैक्स दिया, कितने का दिया, 47,000 का आपने टैक्स दिया। इसी तरह से आपने प्लॉट की पेमेंट की, कितने की पेमेंट की थी आपने, 8 लाख रुपए की पेमेंट की। ठीक है, अब मुझे बताएं ये सारी चीजें देखने के बाद कि ये नेट पे आपका बैलेंस कितना आता है, ये बैलेंसिंग फिगर कितनी बन रही है, जरा जल्दी से बताएं। ये बन रही है आपके पास 2463000। ठीक है, ये बन रही है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास आप ये देखें कि ये इसकी भी मूवमेंट बनानी पड़ेगी ना, कि भाई गुलालाई एंड कंपनी के अंदर आपके पास ओपनिंग है 3.5 मिलियन। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट आया 520 का, ड्राइंग निकाल दी आपने 225 के, तो क्लोजिंग आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, जरा ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, कि आपके पास जो ओपनिंग था वो था 3.5 मिलियन का। इसमें जो है वो प्रॉफिट ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, 520,000 का ऐड हुआ। इसमें से आपने ड्राइंग्स भी की, ड्राइंग्स कितने की आपने आपने ड्राइंग्स की 225,000 की। तो आपका जो डिफरेंशियल रह गया वो कितना रह गया, 3795,000। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्लोजिंग। अग्री कर रहे हैं सब, ये सारी वर्किंग से अग्री कर रहे हैं सब। परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब हमने कहा देखें, अब आप रिकंसिलिएशन जब बना रहे हैं तो नेट एसेट्स के अंदर इनकम और एक्सपेंस ऐड करना है। ठीक है, और फिर आपके पास क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब मैं अगर देखूं तो मेरी इनकम क्या क्या हुई है। ठीक है, इधर से देख के बता दें आप, इनकम हुई है सैलरी की। ठीक है, इनकम हुई है मेरे पास सैलरी की कितनी इनकम हुई है आपके पास, 1.4 मिलियन। अच्छा, और कौन सी इनकम हुई है, इनकम कैश इनफ्लो नहीं। हमने कहा भाई आपने शेयर्स बेचे तो गेन आया, गेन कैसे आया, 550 माइनस 300, तो 250,000 की इनकम हो गई। ठीक है। अच्छा भाई, प्रॉफिट फर्म के अंदर आया, कितने का आया प्रॉफिट, 520 का। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक्सपेंसेस निकालूं तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, टैक्स का। ठीक है, आपके पास टैक्स का एक्सपेंसेस सैलरी के ऊपर कितना है वो, 140,000। ठीक है, प्योरली एक्सपेंस है। इसी तरह से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए जो आपने किए वो कितने हैं, वो हैं आपके पास 950,000 के। आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट कितने का दिया, 3 लाख का, ये भी आपका एक्सपेंस है। क्या लोन एक्सपेंस है, क्या प्लॉट एक्सपेंस है। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, लोन क्या है, ये तो आपकी रीपेमेंट है प्रिंसिपल की। ठीक है, और प्लॉट क्या है, प्लॉट तो आपने आप एसेट के अगेंस्ट कंसिडरेशन दिया, एक्सपेंस थोड़ी है आपका ये। ठीक है, इसी तरह फर्म के लिए जो टैक्स दिया वो आपने 47,000 दिया। जरा मुझे बताएं क्लोजिंग नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं, ये बताएं, इसको जरा सम करें। 13083,000। ठीक है। अच्छा, अब आए इधर, इधर आए। ठीक है, अब इधर इधर की बात करते हैं हम। ठीक है, इसको बल्कि इधर ही कर लेते हैं। हमने कहा भाई सबसे पहले एसेट्स में क्या है, प्लॉट है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्लॉट है हमारे पास, कितने का प्लॉट है आपके पास, 4.5 मिलियन। ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा, फिर क्या है, कैपिटल, अभी जो हमने वर्किंग बनाई N2 के अंदर, कितना आ गया आपके पास क्लोजिंग, 3795,000। फिर क्या है, ज्वेलरी, ज्वेलरी कितनी है आपके पास, 7 लाख रुपए की। अच्छा भाई, और क्या है, शेयर्स इन ममनून। ठीक है, कितना है, 1.3 मिलियन। अच्छा, फिर क्या है, कैश और बैंक, लेकिन कैश और बैंक हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, कैश और बैंक हम ये वाला नहीं ले सकते। अच्छा, आप ये कह सकते हैं नवल, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट, वो कितना है, 8 लाख।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कैश और बैंक, ठीक है। बैंक की क्लोजिंग इसने खुद बता दी थी 675,000, और ये आ गई आपके पास नोट नंबर 1 से, ठीक है। ये कितनी आ गई आपके पास? 2463,000, ठीक है। तो यहां तक आपके पास सारे एसेट्स आ गए। अब अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, तो लाइबिलिटीज आपके पास कौन कौन सी हैं? हमने कहा भाई लाइबिलिटीज के अंदर मेरे पास सबसे पहले लोन है, ठीक है। लोन कितना था? लोन था 1750 का, जिसमें से मैंने पे ऑफ कितना कर दिया? ठीक है, मैंने पे ऑफ कितना कर दिया इसमें से? 6 लाख। तो मेरे पास बचा कितना? 1150,000, ठीक है। ये मेरे पास एक ही लाइबिलिटी है जो आ रही है यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल लोन। ये टोटल बताएं कितना आ रहा है? ये आ रहा है 14,233,000। इसको इसमें से जरा माइनस करें और बताएं कि आपकी क्लोजिंग वेल्थ कितनी आ रही है। न्यू एसेट लिया ना हमने, ये इंक्लूड तो कर दिया एडवांस अगेंस्ट प्लॉट। जितेश, नहीं अजहर, हम 3 मिलियन थोड़ी देखें। आपने, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपका प्लॉट है, मैंने 8 लाख रुपए दिए हुए हैं आपको, तो क्या मैं अपने वेल्थ के अंदर 3 मिलियन इंक्लूड कर लूं? दिए 8 लाख है तो एडवांस अगेंस्ट प्लॉट आएगा ना। अभी प्लॉट कैसे आप कैपिटलाइज करेंगे? पूरा प्लॉट आपके नाम पे थोड़ी हुआ है अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना आ रहा है? 083000, ठीक है। अब आप देखें, आपने जो रिकंसिलेशन बनाई थी, ये और ये दोनों क्या है? टाइड है, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफरेंस आए, इसका मतलब क्या है कि आपने या तो इनकम अंडर स्टेट किया है, एक्सपेंस ओवर स्टेट किया है, एसेट छुपाया है, यही हो सकता है ना इसका मतलब। लेकिन ये दोनों बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? सब कुछ टाइट है। चले, यहां तक सब साथ हैं? सब साथ हैं यहां तक? देखिए, वेल्थ स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए बनाते हैं भाई मेरे? वेल्थ स्टेटमेंट आपके पास इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेक्शन 116 कहता है कि आपने बनानी है। रिटर्न के टॉपिक के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट भी बनानी है, मैंडेटरी इंडिविजुअल के ऊपर कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फर्निश करेगा। एनीवेज, यहाँ पे जो है वो हम सेशन को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। हम जो है वो फिर ठीक है, यहाँ तक हमने जो प्रैक्टिस कर सकते थे हमने की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक आध रिवीजन सेशन भी आपके साथ जरूर शेड्यूल करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।